इमेजिन कीजिए आप साल 2050 में हैं और जब आप उठते हैं तो आपके ऊपर बने हुए मोटे मल्टीलेयर्ड डोम से छनकर आती हुई रेडिश ग्लो दिखती है। हवा रिसाइकल्ड है, पानी बहुत कीमती है और बाहर मार्स के उजड़े हुए रस्ट कलर्ड यानी कि जंग के रंग के मैदान हुलझुल तक फैले हुए हैं। ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये पहले मार्शियन कॉलोनिस्ट के लिए हकीकत हो सकती है। रेड प्लैनेट पर परमानेंट इंसानी प्रेजेंस बनाने का सपना जोर पकड़ रहा है, जिससे नासा जैसे स्पेस एजेंसीज और स्पेसएक्स जैसे प्राइवेट वेंचर्स के एम्बिशियस प्लान से फ्यूल मिल रही है। लेकिन मार्स तक का सफ़र और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ जाना और जीना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक्सप्लोरेशन 2050 में मार्शियन लाइफ की रियलिटीज़ में गहराई से उतरेगा, उन मुश्किलों को देखेगा जिन्हें हमें पार करना होगा और इस एक्स्ट्राडिशनरी इंसानी कोशिश की पोटेंशियल सेप को भी देखेगा। हम सब ने मार्स के बारे में सुना है, वो लाल ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम में हमारे पड़ोसी हैं। कई सालों से ये साइंस फिक्शन की कहानियों और हमारे सपनों का हिस्सा रहा है, लेकिन अब 2050 नज़दीक आते ही ये सपना हकीकत में बदलने की उम्मीद दिख रही है। नासा जैसे बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस और स्पेसएक्स जैसे प्राइवेट कंपनीज मार्स पे इंसानों को भेजकर वहाँ परमानेंट बेस बनाने के लिए बहुत सीरियस हैं। लेकिन मार्स पर जाना तो सिर्फ शुरुआत है। वहाँ जीना, काम करना और एक नया घर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वीडियो में हम 2050 में मार्स पर ज़िंदगी की रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम उन मुश्किलों को देखेंगे जिन्हें हमें पार करना होगा और ये भी देखेंगे कि मार्स पर हमारी ज़िंदगी कैसी हो सकती है। मार्स का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे अर्थ लाइक प्लैनेट है, जो हमें ये उम्मीद देता है कि वहाँ पहले या अभी भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं और एक बहुत बड़ा अनजान लैंडस्केप है जो साइंटिफिक खोज के लिए परफेक्ट है। लेकिन अर्थ और मार्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पतला एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम ठंड, तेज़ रेडिएशन, जहरीली मिट्टी, ये सिर्फ कुछ चैलेंजेस हैं जो फ्यूचर के मार्सियन इनहैबिटेंट्स को हर दिन फेस करने पड़ेंगे। 2050 की टाइमलाइन बहुत एम्बिशियस है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। स्पेसएक्स अपने स्टारशिप प्रोग्राम के साथ 2030 में ही मार्स पर इंसानों को भेजने का टारगेट रखता है, जिससे आने वाले डिकेड्स में वहाँ परमानेंट प्रेजेंस बनाने का रास्ता खुल सकता है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम जो ल्यूनार मिशन पर फोकस्ड है, उसे भी मार्स एक्सप्लोरेशन और कोलोनाइजेशन की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम माना जा सकता है। 2050 तक हम शायद मार्स पर पहली परमानेंट सेटलमेंट बनते हुए देख सकते हैं। हमें 2050 में मार्स पर ज़िंदगी की असलियत को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए और रोमांटिसाइज्ड विजन से आगे बढ़कर और मुश्किल हकीकतों का सामना करने के लिए हमें इसके कुछ चैलेंजेस को देखने होंगे। मार्स एक एक्सट्रीम्स की दुनिया है, अर्थ के रिलेटिवली स्टेबल और लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग। इसके एनवायरनमेंट से आने वाले चैलेंजेस मार्स पर इंसानी सर्वाइवल से हर पहलू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चैलेंज इज एटमॉस्फेयर। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है। अर्थ के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% ही डेंस है। इस पतलेपन के कई बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, ये सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देता। अर्थ पर हमारा मोटा एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड की एक शील्ड की तरह काम करता है। सूरज और डीप स्पेस से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करते हैं। मार्स पर कॉलोनिस्ट को बहुत ज़्यादा रेडिएशंस लेवल फेस करने पड़ेंगे, जिससे कैंसर, जेनेटिक डैमेज और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाएगा। सेकेंडली, पतला एटमॉस्फेयर का मतलब है कि एयर प्रेशर बहुत कम। अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर लगभग 1013 मिलीबार होता है। मार्स पर एवरेज सरफेस प्रेशर सिर्फ लगभग 6 मिलीबार है। ये लो प्रेशर इंसानों के लिए प्रेशराइज्ड हैबिटेट्स और स्पेस सूट्स के बिना सर्वाइव करना इम्पॉसिबल बना देता है। हमारे बॉडीली फ्लूइड्स इतने लो प्रेशर पे बॉयल हो जाएंगे। थर्ड इज, पतले एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।
हीट ट्रैप करने के लिए बहुत कम गैस मॉलिक्यूल्स होने की वजह से मार्स पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेज आते हैं। इक्वेटर पर दिन के टाइम टेम्परेचर रिलेटिवली माइल्ड 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन रात में ये -73 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है। ये ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज हैबिटेट्स और इक्विपमेंट के लिए बहुत बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, जिनके लिए रोबस्ट इंसुलेशन और हीटिंग और कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। इसका सेकंड एस्पेक्ट है टेम्परेचर। जैसे कि पहले बताया गया है, मार्स पर टेम्परेचर जनरली बहुत ठंडा होता है। एवरेज सरफेस टेम्परेचर लगभग -63 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक्सट्रीम ठंड इंसानी सर्वाइवल के लिए बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करता है। हैबिटेट्स को बहुत केयरफुली इंसुलेट करना होगा और रिलायबल हीटिंग सिस्टम्स से इक्विप करना होगा ताकि अंदर का टेम्परेचर कंफर्टेबल रहे। स्पेस सूट्स को भी एडवांस्ड थर्मल रेगुलेशंस की ज़रूरत होगी ताकि एस्ट्रोनॉट्स को एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज़ या स्पेस वॉक के दौरान प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा ठंडे टेम्परेचर इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करेंगे। एक्सट्रीम ठंड में मटेरियल्स ब्रिटल हो सकते हैं और फेल हो सकते हैं। पानी सॉलिड फ्रीज हो जाएगा, जिसके एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग के लिए एनर्जी इंटेंसिव मेथड्स की ज़रूरत होगी। रोवर्स, पावर सिस्टम्स और दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ के डिज़ाइन और ऑपरेशन को इन ठंडे कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ रेडिएशन। एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर और ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड की कमी की वजह से मार्सियन सरफेस हाई लेवल ऑफ सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स और गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज के एक्सपोजर में है। ये हाई एनर्जी पार्टिकल इंसानी टिश्यू में पेनिट्रेट कर सकते हैं, डीएनए को डैमेज कर सकते हैं और कैंसर, कैटरैक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और एक्यूट रेडिएशन सिकनेस का रिस्क बढ़ा सकते हैं। मार्सियन कॉलोनिस्ट को रेडिएशन से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हैबिटेट्स में रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स जैसे मार्शियन रिगोलिथ या पानी की मोटी लेयर शामिल करने की ज़रूरत होगी। स्पेस सूट को भी EVAs यानी कि एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज़ के लिए रेडिएशन प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। हालांकि अनप्रोटेक्टेड एक्टिविटीज़ का टाइम लिमिट किया जाएगा। इफ़ेक्टिव और लाइट वेट रेडिएशन शील्डिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना लॉन्ग टर्म मार्शियन सेटलमेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ डस्ट स्टॉर्म्स। मार्स अपने प्लैनेट इनसर्कुलिंग डस्ट स्टॉर्म के लिए जाना जाता है, जो हफ्तों या महीनों तक चल सकते हैं। ये स्टॉर्म्स इक्वेटर और पोल्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से होते हैं, जिससे तेज़ हवाएं चलती हैं जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स को पतले एटमॉस्फेयर में उठा देती हैं। हालांकि मार्शियन डस्ट स्टॉर्म्स जनरली फिक्शन में दिखाए गए जितने वायलेंट नहीं होते हैं, फिर भी ये बहुत बड़े चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। डस्ट विजिबिलिटी को ऑलमोस्ट ज़ीरो तक कम कर सकता है, सोलर पावर जनरेशन को डिसरप्ट कर सकता है और पोटेंशियली इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैबिटेट्स और स्पेससूट्स में भी घुस सकते हैं, जिसे अगर इनहेल किया जाए तो हेल्थ रिस्क हो सकता है। मार्सियन हैबिटेट्स को डस्ट इन्फिल्ट्रेशन से डील करने के लिए रोबस्ट एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स की ज़रूरत होगी। इक्विपमेंट को डस्टी कंडीशंस को विथस्टैंड करने के लिए डिज़ाइन करना होगा और अल्टरनेटिव पावर सोर्सेस जैसे न्यूक्लियर प्रोलॉन्ग्ड डस्ट स्टॉर्म्स के दौरान ज़रूरी हो सकते हैं, जो सनलाइट को ब्लॉक करते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स को प्रेडिक्ट करना और मॉनिटर करना, एक्टिविटीज़ प्लान करने और मार्शियन कॉलोनिस्ट्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अर्थ से दूर एक सेफ और सस्टेनेबल घर बनाना मार्स पर परमानेंट प्रेजेंस बनाने के सबसे फंडामेंटल चैलेंज में से एक है। मार्शियन हैबिटेट्स के कॉलोनिस्ट को हार्श एनवायरनमेंट से बचाना होगा, एसेंशियल लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कराना होगा और एक कंफर्टेबल और फंक्शनल लिविंग स्पेस ऑफर करना होगा। मार्शियन हैबिटेट्स के लिए कई कॉन्सेप्ट्स प्रपोज किए गए हैं, हर एक के अपने फ़ायदे और चैलेंजेस हैं। एक अप्रोच में प्री फैब्रिकेटेड इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर्स शामिल हैं, जिन्हें मार्स पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और सरफेस पर डिप्लॉय किया जा सकता है। ये हैबिटेट्स रिलेटिवली बड़े इंटरनल वॉल्यूम्स ऑफर करते हैं और रिजिड स्ट्रक्चर से हल्की हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मार्शियन एनवायरनमेंट को विथस्टैंड करने और रेडिएशन शील्डिंग ऑफर करने के लिए रोबस्ट मटेरियल्स की ज़रूरत होगी।
एक और कॉन्सेप्ट में मार्सियन रिगोलिथ को प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना शामिल है। रिगोलिथ को इन्फ्लेटेबल या मॉड्यूलर हैबिटेट्स पर रेडिएशन शिल्डिंग लेयर्स बनाने के लिए या फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में 3D प्रिंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अप्रोच अर्थ से ट्रांसपोर्ट की जाने वाली मटेरियल्स की अमाउंट को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है, लेकिन इसके लिए रिगोलिथ प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए रिलायबल इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की ज़रूरत होगी। मॉड्यूलर हैबिटेट्स, जिसमें इंटरकनेक्टेड रिजिड सेक्शन होते हैं, एक और वायबल ऑप्शन है। इन मॉड्यूल्स को स्पेसक्राफ्ट के कार्गो बे में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और मार्सियन सरफेस पर असेंबल किया जा सकता है। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफर करते हैं और इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम और रेडिएशन शिल्डिंग के साथ डिज़ाइन किया जा सकता है। हालांकि कई बड़े मॉड्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिग्निफिकेंट पेलोड कैपेसिटी की ज़रूरत होगी। 2050 में हम शायद इन अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। शुरुआती सेटलमेंट्स इन्फ्लेटेबल या मॉड्यूलर हैबिटेट्स पर डिपेंड कर सकते हैं जिन पर रिगोलिथ शिल्डिंग हो, जबकि लॉन्गर टर्म बेसिस मार्सियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज़्यादा 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर शामिल कर सकते हैं। मार्सियन हैबिटेट्स विल नीड टू बी मोर देन जस्ट शेल्टर्स। उन्हें कॉलोनिस्ट के लिए कंफर्टेबल और फंक्शनल लिविंग और वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना होगा। इसमें प्राइवेट लिविंग क्वार्टर, मिल्स और रिक्रिएशन के लिए कम्युनल एरियाज, साइंटिफिक रिसर्च के लिए लेबोरेटरीज, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए वर्कशॉप और मेडिकल फैसिलिटीज शामिल हैं। इंटरनल लेआउट को क्रू की साइकोलॉजिकल वेलबींग को ध्यान में रखना होगा जब वो कन्फाइंड एनवायरनमेंट में लंबे मिशन पर होंगे। अर्थ के डे नाइट साइकिल की तरह आर्टिफिशियल लाइटिंग, बाहर के व्यूज़ तक एक्सेस और कम्युनल स्पेसेस जो सोशल इंटरेक्शन को इनकरेज करें, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। एर्गोनॉमिक और स्पेस का एफिशिएंट यूज बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। मार्स पर ग्रेविटी अर्थ की लगभग 38% है, जिसका मूवमेंट और इक्विपमेंट और फर्नीचर के डिज़ाइन पर असर पड़ेगा। हैबिटेट्स को यूजेबल वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए डिज़ाइन करना होगा, जबकि अर्थ से ट्रांसपोर्ट की जाने वाली ओवरऑल फुटप्रिंट और मास को मिनिमाइज करना होगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सोलर पावर मार्स पर इजीली अवेलेबल रिसोर्स है। A reliable and sustainable power sources is essential for Martian settlement. Several options are being considered, including solar power, nuclear power, and geothermal energy. सोलर पावर मार्स पर इजीली अवेलेबल रिसोर्स है, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस डस्ट स्टॉर्म और अर्थ के कंपैरिजन में सनलाइट की कम इंटेंसिटी से लिमिटेड है। बड़े सोलर एरेज और एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे बैटरीज ज़रूरी होंगे। न्यूक्लियर पावर ज़्यादा कंसिस्टेंट और रिलायबल एनर्जी सोर्स ऑफर करता है, जो डस्ट स्टॉर्म्स या सनलाइट अवेलेबिलिटी से अनअफेक्टेड हैं। छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर हैबिटेट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि न्यूक्लियर पावर की सेफ्टी और पब्लिक परसेप्शन पर केयरफुली विचार करना होगा। जियोथर्मल एनर्जी अगर एक्सेसिबल हो तो मार्स के इंटीरियर से हीट निकालकर एक स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग पावर सोर्स प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि मार्स पर जियोथर्मल रिसोर्सेज की फिजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी अभी भी इन्वेस्टिगेट की जा रही है। 2050 में मार्सियन सेटलमेंट के लिए एक रिलायबल और रिजालिएंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करने के लिए इन पावर सोर्सेज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। Next aspect is infrastructure for research and industry. बेसिक लिविंग हैबिटेट्स के अलावा मार्सियन सेटलमेंट्स को साइंटिफिक रिसर्च और पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। इसमें लेबोरेटरीज, ऑब्जर्वेटरीज जैसे चीज़ें शामिल हैं। लेबोरेटरीज for conducting experiments in geology, biology, atmospheric science, and other fields. These labs will need to be equipped with specialized equipment and environmental controls. Observatories. Mars offer करता है unique opportunities for astronomical observation due to its thin atmosphere and clear skies when dust storms are not present. Next is workshop and fabrication facilities.
for repairing equipment, manufacturing spare parts, and potentially producing building materials. Next is greenhouses or plant growth facilities for research into Martian agriculture and developing sustainable food resources. नेक्स्ट इज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग प्लांट्स। अगर मार्सियन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने होंगे ताकि वाटर, आइस, सिल्गोलिथ और अदर चीज़ों को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। इन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा जो मार्सियन सेटलमेंट के बढ़ने और उनकी ज़रूरतों के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के साथ इवॉल्व होगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। मार्सियन सेटलमेंट्स के अंदर और एक्सप्लोरेशन के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होगा। इसमें फॉलोइंग चीज़ें शामिल हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्रेशराइज्ड रोवर। प्रेशराइज्ड रोवर की ज़रूरत होगी क्रू और इक्विपमेंट को लंबी दूरियों तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए और एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड इज अनप्रेशराइज्ड रोवर और व्हीकल्स। अनप्रेशराइज्ड रोवर और व्हीकल्स छोटे ट्रिप्स और हैबिटेट्स के बाहर के टास्क परफॉर्म करने के लिए इसकी जरूरत। नेक्स्ट इज रोबोटिक व्हीकुलर और ड्रोन्स। स्काउटिंग सर्वे और मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोबोटिक व्हीकल्स और ड्रोन्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज पोटेंशियल फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। प्रेशराइज्ड ट्रेन्स या शॉर्ट रेंज एरियल व्हीकल्स जैसे कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म में डेवलप हो सकते हैं। इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के डिज़ाइन और ऑपरेशन को मार्सियन टेरेन, पतले एटमॉस्फेयर और एक्सट्रीम टेम्परेचर को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एक क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना जो कम से कम अर्थ पर डिपेंड करते हुए हवा, पानी और भोजन को रीजनरेट कर सके, मार्सियन सेटलमेंट की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंज है जिसके मार्सियन कॉलोनीज़ के साइज और सेल्फ सफिशिएंसी पर बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लिकेशंस। लाइफ सपोर्ट सिस्टम में फॉलोइंग चीज़ें शामिल हैं। फर्स्ट इज एयर रिवाइटलाइजेशन। इंसान को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरी ट्रेस गैसेस के सही मिक्स वाली सांस लेने लायक हवा की ज़रूरत होती है। मार्स पर एटमॉस्फेयर प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लगभग 95% है और बहुत कम ऑक्सीजन जो कि लगभग 0.13% है। इसलिए मार्सियन हैबिटेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने और ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए सिस्टम्स की ज़रूरत होगी। एयर रिवाइटलाइजेशन के लिए कई टेक्नोलॉजीज़ एक्सप्लोर की जा रही है जिसमें फॉलोइंग चीज़ें शामिल हैं। पहला, सबेट्रियर रिएक्शन। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाएगा ताकि मीथेन प्रोड्यूस किया जा सके और वाटर प्रोड्यूस किया जा सके। वाटर को फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा ताकि उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जा सके। सेकेंड इज बोस रिएक्शन। इस अल्टरनेटिव प्रोसेस में डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया जाएगा हाइड्रोजन से ताकि सॉलिड कार्बन और वाटर प्रोड्यूस किया जा सके। वाइल इट अवॉइड्स मीथेन प्रोडक्शन, मैनेजिंग सॉलिड कार्बन बाई प्रोडक्ट पजेस चैलेंजेस। थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर वाटर आइस अवेलेबल है मार्स पे तो इलेक्ट्रोलाइजिंग इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज़। एडवांस मेम्ब्रेन्स सेलेक्टिवली सेपरेट कर सकता है गैसेस को, पोटेंशियली अलाउ करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम मार्सियन एटमॉस्फेयर, ऑल्दो दिस इज़ लाइकली इनसफिशिएंट फॉर अ लार्ज कॉलोनी। नेक्स्ट इज एल्गी और प्लांट। बायोलॉजिकल सिस्टम लाइक एल्गी और हायर प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। ये सिस्टम ऑल्सो कंट्रीब्यूट करेगा फूड प्रोडक्शन एंड वेस्ट रिसाइकलिंग में। 2050 में मार्सियन सेटलमेंट शायद इन टेक्नोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे ताकि एक रोबस्ट और सफिशिएंट एयर रिवाइटलाइजेशन सिस्टम बन सके। अर्थ से रीसप्लाई की ज़रूरत को कम करने वाले क्लोज्ड लूप सिस्टम्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज वाटर मैनेजमेंट। पानी इंसानी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और मार्स पर एक सस्टेनेबल वाटर साइकिल इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होगा। इसमें वाटर आइस एक्सट्रैक्ट करना,
जो मार्सियन पोलर रीजन्स और सब सरफेस डिपॉजिट्स में होने के लिए जाना जाता है। पीने और दूसरी यूजेज के लिए प्योरीफाई करना और वेस्ट वाटर को रिसाइकल करना शामिल है। मार्सियन वाटर मैनेजमेंट के मेन एस्पेक्ट में फॉलोइंग चीज़ें शामिल हैं। फर्स्ट इज वाटर आइस एक्सट्रैक्शन। मार्सियन रिगोलिथ या आइस डिपॉजिट से वाटर आइस लोकेट और एक्सट्रैक्ट करने के लिए एफिशिएंट मेथड्स डेवलप करना। इसमें रोबोटिक माइनिंग ऑपरेशन और आइस को मेल्ट करने के लिए हीट करना शामिल हो सकता है। सेकेंड इज वाटर प्योरिफिकेशन। एक्सट्रैक्टेड वाटर से कंटामिनेंट रिमूव करने के लिए सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करना ताकि वो इंसानी कंजम्पशन और दूसरे यूजेज जैसे एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सेफ हो जाए। इसमें फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आने वाले वेस्ट वाटर जैसे कि यूरिन और ग्रे वाटर शामिल हैं को ट्रीट करना और रिसाइकल करने के लिए क्लोज्ड लूप सिस्टम डेवलप करना। रिसाइकल वाटर सेफ और पीने लायक हो ये इंश्योर करने के लिए एडवांस्ड फिल्ट्रेशन और केमिकल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज़ एटमॉस्फेरिक वाटर हार्वेस्टिंग। पतले मार्सियन एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली थोड़ी सी वाटर वेपर एक्सट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना, हालांकि ये शायद एक सप्लीमेंट्री सोर्स होगा। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। हैबिटेट्स के अंदर और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के दौरान पानी कंजर्व करने के लिए स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि अर्थ से पानी रीसप्लाई करना बहुत एक्सपेंसिव होगा। 2050 में एडवांस्ड क्लोज्ड लूप वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मार्सियन सेटलमेंट्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये इसेंशियल रिसोर्स अर्थ पर उनकी डिपेंडेंस को कम करेंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज फूड प्रोडक्शन। लंबे मार्शियन कॉलोनी के लिए सिर्फ अर्थ से फूड रीसप्लाई पर डिपेंड करना सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी बहुत हैं। इसलिए इन सीटू फूड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मार्शियन एग्रीकल्चर के लिए कई अप्रोचेज इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, जिसमें फॉलोइंग चीज़ें शामिल हैं। फर्स्ट इज ग्रीन हाउसेस। प्रेशराइज्ड ग्रीन हाउसेस में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो करने के लिए एक स्टेबल और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है। इन ग्रीन हाउसेस को टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन रेगुलेट करने की ज़रूरत होगी। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने और पानी को इस्तेमाल कम करने के लिए प्रॉमिसिंग टेक्निक्स हैं। सेकेंड इज़ अंडरग्राउंड फार्म्स। लावा ट्यूब्स या दूसरे सब सरफेस एनवायरनमेंट्स का इस्तेमाल नेचुरल रेडिएशन शील्डिंग और ज़्यादा स्टेबल टेम्परेचर ऑफर कर सकता है, हालांकि आर्टिफिशियल लाइटिंग फिर भी ज़रूरी होगा। नेक्स्ट इज इन सिटू सॉइल अमेंडमेंट। रिसर्च चल रही है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या मार्सियन रेगोलिथ को न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर से अमेंड किया जा सकता है, ताकि ओपन या सेमी क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में प्लांट्स ग्रोथ सपोर्ट हो सके। हालांकि मार्सियन सॉइल्स में परक्लोरेट यानी कि जहरीली सॉल्ट्स की प्रेजेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एल्गी और इंसेक्ट फार्मिंग। ये अल्टरनेटिव फूड सोर्सेज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एफिशिएंटली ग्रो किए जा सकते हैं और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं। 2050 में मार्सियन सेटलमेंट्स शायद सिग्निफिकेंट इन सीटू फूड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ इस्टेब्लिश कर चुके होंगे। अर्थ से रीसप्लाई किए गए फूड्स को सप्लीमेंट करने के लिए ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्म्स और पोटेंशियली इंसेक्ट या एल्गी कल्टीवेशन के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करते होंगे। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए क्लोज्ड लूप न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होंगे। तो जैसा कि आपने देखा, मार्स पर ज़िंदगी बसाना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, साइंस और इंसानी जुनूनों का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने देखा कैसे कि कठोर माहौल से लड़ने के लिए घर बनाए जाएंगे, हवा और पानी रिसाइकल्ड होगा, और तो और लाल मिट्टी पर हरियाली भी उगाई जाएगी। ये सभी कदम एक ऐसे फ्यूचर की नींव रख रहे हैं जहां मार्स सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि हमारा दूसरा घर होगा। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे मार्स पर सेहत, रिसोर्सेज और वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। तो जुड़े रहिए। मिलते हैं लाइफ ऑन मार्स पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू सो मच।